अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो क्या होता है। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो आपको पता है कि ब्रीथिंग जो है ये वो अमल होता है या वो प्रोसेस होता है जो हमें सांस लेने में जो है वो हेल्प करता है। कि ब्रीथिंग प्रोसेस के ज़रिए हम सांस अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं और लंग्स में के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। तो आज मैं आपको ब्रीथिंग जो है वो दो टर्म के लिहाज से आपको समझाऊंगा कि जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तो कैसे ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक जो है वो पहुंच जाती है। तो पहला जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का, जो पहला स्टेप है उसे हम कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन। इन का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो इनहेलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इनहेलेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, एयर पासेज इनसाइड ऑफ द बॉडी। कि जब एयर या ऑक्सीजन आपकी बॉडी आपके लंग्स के अंदर चले जाएगी, वो जो प्रोसेस है उसे हम इनहेलेशन कहते हैं। तो इसमें हमने अब पढ़ना है कि हवा कैसे हमारे लंग्स के अंदर जो है वो चली जाती है। तो इसके 4-5 स्टेप हैं, हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनहेलेशन के बारे में बताता हूँ कि इनहेलेशन जो है वो क्या होती है। अब देखें कि जब ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर जाएगी तो उसमें 4-5 स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो रिब्स होती हैं, यानी आपकी जो पसलियाँ जो होती हैं जिन्हें हम रिब्स कहते हैं, उनके अंदर एक मसल्स की एक किस्म है, उसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो सबसे पहले जब आप सांस अंदर लेकर जाएंगे तो पसलियों के अंदर ये इंटरकोस्टल मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिकुड़ जाएंगे। जब ये सिकुड़ जाएंगे तो हमारी पसलियाँ जो हैं, देखें ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं कि इंसान की पसलियाँ जो हैं वो ऊपर उठ गई हैं, ऊपर की तरफ जो है वो उठ गई हैं, पसलियाँ जो हैं वो ऊपर जो है वो चली गई हैं। तो जब ये रिब्स के मसल यानी इंटरकोस्टल मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारी रिब्स जो हैं ये ऊपर जो है वो चली जाएंगी। फर्स्ट स्टेप तो जो है ये हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये डायफ्राम जो है, ये आपको बताया था कि लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है, उसे डायफ्राम कहते हैं। तो ये डायफ्राम जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो डायफ्राम जो है फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी लोअर द डायफ्राम, यानी वो जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाएंगे जिस्म के अंदर तो ये डायफ्राम जो है ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये लोअर द डायफ्राम, यानी डायफ्राम नीचे हो जाएगा। ये हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप में है थोरैक्स, यानी सीना जो है आपका। तो जब ये डायफ्राम लोअर हो जाएगा तो ये सीना का जो खला जो है ये ब्रॉड हो जाएगा, यानी सीने का रकबा जो है ये चौड़ा हो जाएगा। ये हो गया थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप है लंग्स। जब ये सीने का रकबा चौड़ा हो जाएगा तो हमारे लंग्स जो हैं ये बड़े हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे और इनके अंदर एयर का जो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब देखें जैसे ही लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर जो है ये कम हो जाएगा तो इंसान की बॉडी के आउटसाइड जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो कम है। इसी वजह से बाहर वाली जो हवा ऑक्सीजन जो है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर से वो कम प्रेशर की तरफ यानी आपके लंग्स की तरफ हवा जो है वो भागी चले आएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन के ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स के अंदर चली जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, कि यानी हम अपनी जब सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी में कौन कौन सी हरकत हो रही होती हैं उन्हें हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो अब चलें इनको बारी बारी जो है डिस्कस करते हैं। ये एक्सहेलेशन जो है ये इनहेलेशन के अपोजिट है, यानी जो काम इसमें हो रहे थे वो इधर जो है वो अपोजिट होंगे। तो सबसे पहले क्या काम होता है कि इन एक्सहेलेशन में ये रिब्स के अंदर जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल ये रिलैक्स हो जाएंगे। अब देखें
इधर जो मसल थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, लेकिन एक्सहेलेशन में जो रिब्स के मसल जो हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पे रिब्स ऊपर जो है वो चली गई थी, लेकिन यहाँ पे रिब्स दोबारा फिर नीचे आ गई हैं, वापस अपनी पोजीशन पर जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है डायफ्राम। एक्सहेलेशन में जो डायफ्राम है ये भी रिलैक्स हो जाता है, ये भी अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। इधर इनहेलेशन में तो डायफ्राम जो है ये लोअर हो गया था, लेकिन इधर एक्सहेलेशन में जो डायफ्राम जो है ये अपर यानी थोड़ा ऊपर जो है वो उठ जाता है। जब ऊपर उठ जाता है तो सेकंड स्टेप है थोरैक्स यानी सीना। तो इससे सीने का खला जो है या सीने का रकबा जो है वो कम हो जाता है, सीना जो है वो तंग होना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है कि इस हिस्से पे लंग्स पाए जाते हैं। फोर्थ स्टेप है लंग्स। तो लंग्स जैसे सीने का रकबा कम हुआ तो हमारे लंग्स जो हैं इनके अंदर एयर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर जो है वो एयर का प्रेशर कम है। तो इसी वजह से लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेशर के ज़रिए होती हमारे माउथ से जो है वो बाहर चली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। तो ये जो स्टेप है इसे कहते हैं इनहेलेशन और ये जो स्टेप है इसे कहते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो एयर पासेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कि एयर जो है वो आपकी बॉडी से बाहर चली जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो इसमें ये 4 स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक रिब्स इन्वॉल्व हैं, डायफ्राम है, थोरैक्स है और लंग है। उसके बाद एक नॉर्मल इंसान जो है जब वो एक नॉर्मल हालात में सांस ले रहा होता है, जिस तरह आप एक रूम में बैठे हैं गपशप लगा रहे, एक नॉर्मल रूटीन में जब आप सांस ले रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी सांस लेने की जो रफ्तार जो है वो 16 से लेकर 20 टाइम जो है 1 मिनट के अंदर आप 16 से लेकर 20 मरतबा जो है वो सांस ले रहे होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं, जंपिंग लगा रहे होते हैं, उस वक्त ये सांस लेने की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। तो उस वक्त एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो सांस लेने की रफ्तार जो है वो 30 से लेकर 40 टाइम जो है ये 1 मिनट के अंदर जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा प्रोसेस जो है इसे कहते हैं ब्रीथिंग। इसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग जो है इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ब्रीथिंग को हमारे माइंड यानी हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा है, उसे रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। तो ब्रीथिंग को कंट्रोल करने वाला हिस्सा जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर है। वो कौन सा है? जो हमारे दिमाग के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, ब्रीथिंग, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो सारा जो है वो समझ आ चुका होगा। दोबारा फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।